डॉक्टर जया आनंद अटूट बंधन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। लिखने पढ़ने का शौक रखती हूँ, पत्र पत्रिकाओं में लिखती हूँ, आकाशवाणी विविध भारती में साहित्यिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वरिष्ठ लेखिका आदरणीय नीलम कुलश्रेष्ठ दी की कहानी साक्षात्कार। नीलम कुलश्रेष्ठ दी किसी परिचय की मोहताज नहीं। वे गुजरात की सर्वप्रथम महिला पत्रकार रही हैं। उनको गुजरात साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लेखक जो होता है वो या तो अपनी अनुभूति लिखता है या किसी और की अनुभूति को अपने लेखन में ढालता है। तो आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, जिसका पाठ मैं करने वाली हूँ, वो कहानी का शीर्षक है साक्षात्कार। ये कहानी नीलम कुलश्रेष्ठ जी की आप बीती आप कह सकते हैं। आपको सुनकर पता लगेगा कि उन्होंने क्या इस साक्षात्कार कहानी में क्या उनको परेशानियां हुई, जो कि एक गुजरात में एक फार्म हाउस है, उसको उन्होंने म्यूजियम का रूप देकर साक्षात्कार लिया था और उसमें जो उन्हें परेशानियां हुई, कठिनाइयां आई, प्रकाशन के बाद भी परेशानी हुई जब उनका वो लेख आया, तो उस सारी परेशानी को, उन सारी मुश्किलात को उन्होंने अपने इस कहानी में प्रस्तुत किया है। आदरणीय नीलम कुलश्रेष्ठ दी अपनी इस कहानी को उपन्यास के रूप में भी लाने वाली हैं। वो जल्द ही आपके सम्मुख होगा और उस उपन्यास का नाम है हवा जरा धीरे बहो। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ आदरणीय नीलम कुलश्रेष्ठ दी की कहानी साक्षात्कार। मन में वही तड़प उठ खड़ी हुई है। उसकी कलम की रगें फड़कने लगी है। उस अनूठे कलात्मक सौंदर्य को समेटने के लिए शायद इसे ही किसी विषय का लेखक के मन का क्लिक करना कहते हैं। यदि कोई विषय उसके मन को क्लिक कर गया तो जब तक वह उसे कागज पर नहीं उतार लेगा तब तक चैन से नहीं बैठ पाएगी। उठते बैठते या किसी से बात करते समय भी दिमाग उस क्लिक की चंगुल में छटपटाता रहता है। जब वह इस प्रदेश में आई थी तो उसके लिए यहाँ सब कुछ अनूठा था। रात के अंतिम शो में फिल्म देखती या रात के 11 बजे अकेले दोपहिए पर दौड़ती अकेली स्त्रियां, नख से शिक तक सजी हर उम्र की स्त्रियों का लड़कों के साथ गरबा करना, उस पर समाज की सामूहिक रूप से काम करने की भावना, ये प्रदेश उसके लिए जिज्ञासा बनता चला गया। तब से ही उस तड़प का अचानक जन्म हो जाता है, बार बार। यहाँ की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली समृद्धि के सुख ने लोगों के मन में एक इत्मीनान रोप रखा है। वे समाज के उन दबे छिपे कोनों को तलाश कर उन्हें सहायता पहुंचाना जानते हैं जो नजरों से ओझल होते हैं। वह इन्हीं कोनों को तलाश कर लकीरें खींचती, शब्द पिरोती रही है। लेकिन स्त्री की कुछ कर गुजरने की तड़प, वह उसकी अक्ल की प्रतिष्ठा वैसे ही बैक बेंचर सी रही है। इसे स्थापित करने में उसने बरसों संघर्ष किया है। इस संघर्ष में कितना हाफी टूटी है ये सिर्फ वही जानती है। तब कहीं लोग विश्राम कर पाए हैं। बरसों पहले उस जैसी महिला का होना इस तेज तर्रार प्रदेश में एक अनहोनी घटना थी। सामने वाला आश्चर्यचकित होकर पूछता है, आर यू जर्नलिस्ट? यस। आर यू मैरिड? ओह यस, आई एम वेरी वेरी मैरिड। वह हमेशा ही वेरी वेरी बोलकर अपने चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा की दीवार खींच लेती है। फिर जोड़ती, I got 2 sons, यानी वह जता भी देती, मैं अम्मा टाइप चीज भी हूं। But how will you manage the things? मन हो जाता कहे, क्या शादी के बाद स्त्री की जिंदगी खत्म हो जाती है? अक्ल डिब्बे में बंद हो जाती है, भोथरी हो जाती है? पड़ोसिन घुमा फिराकर पूछती, आप ऐसा कैसे काम करती हो? कभी जाती हो, कभी हफ्ते भर नहीं जाती। सुना है अलग अलग लोगों से मिलती हो। वो समझ नहीं पाती,
स्वतंत्र पत्रकारिता की व लेखन की परिभाषा कैसे लोगों को समझाए? कैसे कहे कि तुम्हारी बेटी ऑफिस के बीच बीच में कभी गप्पे मारती है, कभी दोस्तों के साथ मौज करती है, कभी फैशन पत्रिकाएं पढ़ती है, उससे तो कुछ सार्थक कर रही हूँ। परोक्ष रूप से वह कहती है, आप मेरा काम समझने के लिए मेरा पीछा करिए या फिर उन पत्रिकाओं को पढ़िए जिनमें मेरे लेख प्रकाशित होते हैं। एक महिला को यह काम समझ में नहीं आया तो उसने सपाट भाषा में समझाया था, मैं बॉम्बे दिल्ली की चौपड़ी यानी पत्रिकाओं के लिए मैटर इकट्ठा करके भेजती हूँ। सामने वाली किसी प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह सिर हिलाया था। अच्छा, तो सेल्स में हो? इतने बरसों पहले इस औद्योगिक नगर की नब्ज पहचान कर उस लड़की की बात की गूढ़ता समझ ली और अपना बिजनेस करती, हिंदी की कलम जा पकड़ी होती तो मैं इस समय इस धनी प्रदेश में अपनी कार में घूम रही होती। हाँ, तो उसके शहर के उस अनूठे संग्रहालय के बारे में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं व दूरदर्शन पर चर्चा होने लगी तो उसकी कलम बेसब्र हो उठी। वह तो इसी शहर की है, तो अब तक वह क्यों नहीं अपनी स्याही उसे समेट पाई? इसके मालिक ने दूर दूर से आदिवासियों को यहाँ बुलाकर उनसे उनकी जनजाति के बर्तन, हाथी घोड़े, सजावटी सामान, उनकी झोपड़ियां बनवाई थी। वे जंगल में उनके 40 एकड़ के फार्म हाउस में अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। वहां महीनों मिट्टी को आकार देते, उसे आग पर पकाते, उसे सही जगह सजाते थे। उन्होंने मिट्टी के पुतलों पर बिना शहरी लाग लपेट के उन्हें पारंपरिक आदिवासी कपड़ों से सजाया है। उन पुतलों के बैठने, खड़े होने व काम करने का अंदाज उन्होंने अपने जीवन से ले लिया या कहीं अपना ही जीवन साकार कर दिया। इस निजी संग्रहालय के मालिक से उनके ऑफिस से मिलने का समय तय होता है। उस 3 मंजिल की इमारत में जाते हुए उसके कदम सधे हुए हैं। अभी तक इस प्रदेश में इतना कुछ कर चुकी है, कोई करोड़पति हो, कलाकार हो या समाज सेवी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सधी दृष्टि सिर्फ सृजन पर रहती है। उसकी दूसरी मंजिल के बड़े दरवाजे के दोनों ओर लाल रंग के बड़े मिट्टी के घोड़े रखे हैं। कॉफी कलर के सनमाइका के ऊपर एक लाल मिट्टी का बना गोल म्यूरल जड़ा हुआ है। वह अंदर जाकर रिसेप्शन पर बैठी खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट को अपना विजिटिंग कार्ड दे देती है। वो अपना मंतव्य बताती है। वो उसे सोफे पर बैठने का इशारा कर एक ऑफिस का दरवाजा खोल अंदर चली जाती है। सोफे पर बैठते ही वह उसकी मुलामियत में धंस जाती है। पैर गलीचे में रिसेप्शन रूम की दीवारों पर लोक कला की पेंटिंग्स लगी हुई है। वह सोफे पर बैठकर इनसाइड नुमा पत्रिकाएं पलटने लगती है। पहले ऐसी जगहों पर जाकर उसका दिमाग बेकाबू होकर और महल और झोपड़ी के फर्क के विषय में बेसाख्ता सोचे चला जाता था। वह मन ही मन हिसाब लगाया करती थी कि सामने टंगी पेंटिंग्स के मूल्य से एक अधपेट सोने वाले परिवार का 1 महीने तक पेट आराम से भर सकता है। वेलवेट के सोफे के कवर के मूल्य से एक बड़ा गरीब परिवार तन ढक सकता है। मेज पर रखी चमकते मुख पृष्ठ वाली विदेशी पत्रिका से एक सूखे बच्चे का पेट भर सकता है। अब वह इन जटिलताओं में नहीं पड़ना चाहती। वह अच्छी तरह समझ गई है। पॉश कॉलोनी में बनी ये इमारतें, इनके कालीन, सोफे, इनके म्यूरल्स, फोम ऐसे ही रहने वाले हैं जैसे दूर बस्ती में खेलने अधनंगे दुबले पतले बच्चे। इन बातों पर गहरे से सोचकर अपना ही दिमाग बेकाबू किया जा सकता है। वह पत्रिका पलटती कनखियों से देखती है। रिसेप्शनिस्ट को इंटरकॉम पर कुछ आदेश मिलता है। वह अपनी जगह से उठकर उसके पास आती है। मैडम, साहब को मिलने से पहले उनके पीए से म्यूजियम के डिटेल्स ले लीजिए। प्लीज कम ऑन दिस वे। दाईं तरफ का छोटा सा कॉरिडोर पाम लगे गमलों से सजा है। वह खुश है। सूचना चपरासी ने नहीं, रिसेप्शनिस्ट ने स्वयं दी है। वह आगे बढ़कर दरवाजा खोल देती है। कॉरिडोर में पीछे जूट के गलीचे पर वह मन ही मन गर्वित हो रही है। स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए ऐसे समय में उसे लगता है घर पर पड़ी कोई गृहिणी नुमा फालतू चीज अचानक महत्वपूर्ण हो चुकी है।
सामने वाले कमरे में PRO श्री मजुमदार का ऑफिस है। साइड वाले हॉल में कांच के दरवाजों के पार कुछ इंजीनियर्स, कुछ आर्किटेक्ट्स सामने रखे तिरछे ड्राइंग टेबल पर नक्शे बनाने में व्यस्त हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। PRO उसका अभिवादन करके उसका ही इंटरव्यू ले डालते हैं। धारा प्रवाह अंग्रेजी में पूछते हैं, ये माना कि आप इंटरव्यू अंग्रेजी में लेंगी, लेकिन हिंदी मैगजीन के लिए कौन हिंदी में आर्टिकल लिखेगा? और कौन? मैं ही लिखूंगी। आप हिंदी में लिख लेंगी? वह उसे ध्यान से देखते हुए आश्चर्य प्रकट करते हैं। वह दुगना आश्चर्य करती है। हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में हिंदी को लेकर ऐसा बेतुका प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके काम के बारे में जानकार और तसल्ली करना चाहते हैं। बाद में संतुष्ट होकर कहते हैं, रिटायरमेंट से पहले मैं लखनऊ में रह चुका हूँ, इसलिए जानता हूँ कि ये पत्रिका बहुत प्रतिष्ठित है। वह राहत की सांस लेती है, वरना कभी कभी लोगों को समझाने में समय लगता है जिन्होंने प्रसिद्ध हिंदी पत्रिकाओं के नाम नहीं सुने होते हैं। धर्मवीर भारती जी का नाम सुना? किसी ने उनसे कहा था। भारती इज अ ग्रेट लेडी, एन एक्सीलेंट एडिटर। तब उसने स्पष्ट किया था, भारती जी एक पुरुष हैं। वे कहते हैं, ये ब्रोशर्स आपको दे रहा हूं, साथ में इमारत के अनूठे आर्किटेक्चर का नक्शा भी है। इसमें एक एक बात की जानकारी है। मुझे जोशी जी से मिलना है। एज यू नो, ही इज द टॉप मोस्ट बिल्डर ऑफ सिटी। आपको सिर्फ 15 मिनट दे पाएंगे? मैं म्यूजियम भी देखना चाहती हूँ। आप सर से बात कर लीजिए, but don't take more than 15 minutes. He has some other appointments also. श्री जोशी जी का विशाल ऑफिस कांच के दरवाजों से घिरा है। बाहर रखे गमले झूलती हुई लताओं के बीच झांकते आसमान में उड़ते इक्का दुक्का सफेद बादल लैंडस्केप का काम कर रहे हैं। कक्ष की दीवारों पर उनकी कंपनी की बनाई इमारतों की तस्वीर लगी है। प्लीज सिट डाउन। Have you taken the details of my museum? या जाहिर है हिंदी पत्रिका के लिए लिखे जाने वाला इंटरव्यू अंग्रेजी में ही लेना है। आप क्या पूछना चाहती हैं? आपके म्यूजियम के बारे में, वो आप पर इस कलात्मक शहर के प्रभाव के बारे में जिससे आप पले बढ़े हुए। वो झुंझला उठते हैं। किसने कह दिया ये शहर कलात्मक है? म्यूजिक कंसर्ट में बैठकर लोग सही जगह पर दाद भी नहीं देना जानते। वह कहना चाहती है, इस शहर को तो लोग कलाकारों का मक्का कहते हैं, लेकिन चुप रहती है। कहीं करोड़पति दिमाग खिसक गया तो हो सकता है सहयोग के मारे सारे रास्ते बंद हो जाएं और वह इस नायाब चीज पर कुछ ना लिख पाए। इस इंडिया में कला की कोई कदर नहीं है। उसे अपनी एक मित्र सिंधु से जानकारी है, जो इनके यहाँ काम कर चुकी है, कि हर 5वें-6ठे महीने इनका विदेश टूर लगता रहता है। हर बात को वो विदेशी नजरिए से तौलते हैं। जोशी जी कह उठते हैं, विदेशों में तो आप किसी भी लेडी से कह सकते हैं कि आप सुंदर हैं, आपकी ड्रेस सुंदर है। यहाँ तो किसी लेडी से कुछ कह ही नहीं सकते। वह मन ही मन खुश होती है कि वह सुंदर नहीं है। वह जब इंटरव्यू लेने निकलती है तो बाल कसकर बांध लेती है। मांसपेशियों में हल्का तनाव लाकर रुखी सुखी महिला बनी रहती है, जिससे सामने वाले की रुचि सिर्फ इंटरव्यू देने में रहे। अलबत्ता आज उसने साड़ी जरूर सुंदर पहन रखी है। इससे पहले कि वह अपनी रॉ में उसकी साड़ी पर कुछ कमेंट करे, वो चतुराई से उन्हें बचपन में ले जाती है। तो आप विदेश की कलात्मक वस्तुओं का अध्ययन करते रहे होंगे। ये शौक क्या आपको बचपन में था? ऑफ कोर्स, बचपन उनकी मन की परतों को चीरता कैसा साकार होता जा रहा है। बचपन के गांव के खंडहरों में मिला मिट्टी के प्रतिमाओं को इकट्ठा करने का शौक, युवा होने तक लोक कला को जानने का शौक, अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के परवान चढ़ते ही संग्रहालय बनाने का जुनून, फिर जंगल में करोड़ों रुपया बहाने का जुनून। वो अपनी डायरी में लिखती जा रही है, अपने ही इजाद किए अंग्रेजी हिंदी शॉर्ट हैंड में। इस क्रम को तोड़ती है उनके प्यारों की तुर्श आवाज। उनके चेहरे पर आश्चर्य व गुस्सा दोनों है। इट्स टू मच मैडम, 40 मिनट हो चुके हैं। डोंट माइंड। श्री जोशी सचमुच इस विशाल कंपनी के प्रमुख की जगह ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिन्हें लोक कला में जुनून की हद तक प्यार है। उन्हें अपार पैसा बहाकर
उन्होंने अपार पैसा बहाकर कलात्मक संतुष्टि पाई है, देखने वालों की आत्मा को एक काव्यात्मक अनुभूति दी है। वह कहती है, मैं अपने परिवार के साथ ये संग्रहालय देखना चाहती हूँ। एक भतीजा आदिवासियों पर रिसर्च कर रहा है, वह भी साथ में आएगा। वे बुरा समूह बनाते हैं। इतने लोगों के साथ वहां जाने की व्यवस्था करना मुश्किल है। आप चाहे तो ऑफिस से घर जाते समय मैं आपको ले चल सकता हूँ। पियारो उसके चेहरे के भाव पढ़कर कहते हैं, सर की पीए भी साथ होगी। फिर संग्रहालय के पास सर की फैमिली भी रहती है। इतने संरक्षण का आश्वासन भी उसके अपने प्रदेश के उस रेशे रेशे में गुथे भैयापन को आश्वस्त नहीं कर पा रहा था। वो पेन बंद करते हुए गोलमोल उत्तर देती उठ बैठती है, मैं परसों आ सकती हूँ। मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी होंगे, वे भी म्यूजियम देखना चाहते हैं। प्यारो कहते हैं, कल आप फोन करके परसों का प्रोग्राम कंफर्म कर लीजिए। घर पर उस दिन शाम की चाय पर डाइनिंग टेबल पर वातावरण बोझिल है। कल की पति से हुई आम पति पत्नी जैसी झड़प उन दोनों के चेहरे, प्यालों की खनक, चाय की गर्म भाप पर फैली हुई है। वह हल्की सी रोशनी की लकीर पकड़ना चाहती है। आज मैंने सिंधु के बॉस के प्रसिद्ध संग्रहालय के लिए उनका इंटरव्यू लिया था। तो मैं क्या करूं? कटखनी सी आवाज से कहकर वे अपने मुंह के सामने अखबार फैला लेते हैं। फिर वह सोचती है, आवाज तो अखबार के पार जा सकती है। परसों उसे देखने जाना तय हुआ है। आप साथ चलेंगे ना? मैं क्या फालतू हूं? परसों हमारे ऑफिस में इंस्पेक्शन है, फिर अगले हफ्ते हम लोग बाहर जा रहे हैं। मेरी छुट्टी फालतू थोड़ी ही है। वैसे तो वह कह रहे थे, साथ में उनकी पीए भी जाएगी। वहां पास में उनका परिवार रहता है, तो फिर चली जाओ। ही इज अ रेप्यूटेड एंड डिग्निफाइड पर्सन। वे अपने चेहरे के सामने से अखबार हटाकर उसे देखते हैं। आंखें जैसे कह रही हैं, अब तुम्हारी उम्र कौन सी है डरने की। वह किसी नई जगह उनके बिना नहीं जाती। वह तय नहीं कर पा रही कि वह सचमुच उस छोटी सी झड़प का बदला ले रहे हैं या सच में व्यस्त हैं। कॉलोनी में फोन के नए केबल डाले जा रहे हैं। फोन को आज ही डेड होना था। कॉलोनी के अपने विभाग एक्सचेंज के जान पहचान के देसाई को फोन की आवाज सुनकर वह अनुरोध करती है, प्लीज पीएनटी के इस फोन नंबर पर बात करा दीजिए। देसाई नंबर लगाकर दे देते हैं। उधर फोन पर श्री जोशी जी की भारी भरकम आवाज आती है, हेलो सर, म्यूजियम देखने की कल जाने की बात तय हुई थी। ओ यस, लेकिन आज तो मेरी गाड़ी बिगड़ गई है। बाद में मेरे पियारो से कांटेक्ट कर लीजिए। फोन रखने से पहले उसे लगता है उसकी कॉलोनी के देसाई जानबूझकर खांस रहे हैं। अरे वह ये क्या बेवकूफी कर बैठी। देसाई का उसका किसी गाड़ी में उसके साथ जाना शब्द ही समझ आए होंगे। इसके आगे वह और उसकी अक्ल कुछ सोच ही नहीं सकते। वह अंदर से बुरी तरह झुंझला व खिसिया उठी। उस संग्रहालय की सौंदर्यानुभूति जैसे एक रोम रोम में कहीं गहरे आकर्षित कर रही है, खींच रही है। सारी दुनिया में मशहूर ये उसकी कलम की पहुंच से ही दूर होता जा रहा है। उसे भी पता है, जब तक वो इस पर लेख नहीं लिख लेगी तब तक ऐसी ही तड़पती रहेगी। कुछ आसपास होते हुए भी उसकी रूह बेचैन करवट बदलती रहेगी। इधर पति भाव खा रहे हैं, उधर पति साथ में आएंगे। ये बात सुनकर श्री जोशी जी की गाड़ी खराब हो गई। अब वो क्या करे, कैसे वो लेख लिखे। परिस्थितियां कांटों में बदली जा रही हैं। फोन पर जोशी जी के पियारों पर उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वे कहते हैं, हम लोग अगले हफ्ते गाड़ी अरेंज कर सकेंगे या फिर आप लोग अपनी गाड़ी अरेंज कर लीजिए। वो फोन पर कहती है, मैंने आपको बताया था कि अगले हफ्ते मैं बाहर जा रही हूँ और मैटर देर से देने पर कभी कभी असाइनमेंट कैंसिल भी हो जाता है। मैं ये जानकारी इंडिया की टॉप मोस्ट मैगजीन के लिए चाह रही हूँ। आप लोग लोकल रिपोर्टर्स को बहुत कोऑपरेट करते हैं। वो तो ठीक है मैडम, आप इंफॉर्मेशन विभाग में मेरे काम और मेरी रेपुटेशन के बारे में पता कर सकते हैं। मैडम गुस्सा मत होइए, सर से बात करके मैं आपके जाने की व्यवस्था करता हूँ। आप सीधे ही उनसे मेरी बात करवा दीजिए। कुछ क्षणों तक
फोन पर संगीत बजता रहता है। वह गुस्सा दबाकर, आवाज को भरसक मुलायम बनाकर तड़ी दिखाती है। सर, मैं शहर से बाहर जा रही हूं। अभी मेरा संग्रहालय देखना संभव नहीं है। क्या आपके ऑफिस से उनके कुछ फोटोज मिल सकते हैं? ओह श्योर, प्लीज कॉन्टेक्ट टू माई पियारो। दूसरे दिन वह उनके ऑफिस में फोटोग्राफ्स देख रही है। पियारो महोदय उसकी क्षमता बार बार आंक रहे हैं। ये 2 फोटोज मैगजीन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं, ये ओवर एक्सपोज्ड है। ये रात में लिया गया फोटो बहुत सुंदर है। ये भी नहीं, इसमें लोक कला की व इमारत की रहस्यात्मकता बिजली के ढेर से बल्बों की रोशनी में खो सी गई है। वह अपनी पसंद के फोटोज लेकर उठती है। खैर, पियारो के चेहरे पर तमाम परीक्षा लेने के बाद एक संतुष्टि है कि फोटोज सही हाथों में सौंपे गए हैं। अब वह अपने कमरे के एक कोने में बैठकर संग्रहालय के बारे में परिपत्र पढ़कर, फोटो देखकर एक एक कोण का निरीक्षण करती है। नक्शे का अध्ययन करके संग्रहालय की तरफ जाने वाले कलात्मक रास्ते के बारे में छोटी छोटी जानकारी को ध्यान में पढ़कर, संग्रहित वस्तुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर, इस नायाब चीज के विषय में लेख अपने दिलो दिमाग को केंद्रित कर उसकी पूरी ताकत लगाकर लिखती है कि कहीं पाठकों को जरा सी भी आहट सुनाई न दे जाए कि उसने इस संग्रहालय को देखा ही नहीं। उसकी मुट्ठी में शहर से बाहर जाने के पहले के कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसमें बच्चों का होमवर्क कराना, बाजार जाना, सामान पैक करना, विजिट के लिए घर आए मेहमानों का स्वागत करना भी शामिल है। उसे जाने से पहले हर हाल में ये लेख पोस्ट करना है और वह लेख प्रकाशित होता है। संवेदनशील संपादक की एक राष्ट्रीय पत्रिका में वह प्रकाशित लेख देखकर हतप्रभ है। लेख व छाया में उसका नाम दे दिया गया है, जबकि उसने कहीं नहीं लिखा था कि उसने ये फोटोज क्लिक किए हैं। वह समझ नहीं पाती कि ये गलती अनजाने में हुई या संपादक की उसके अपने शहर के लोगों के बीच बेईमान सिद्ध करने की कोशिश है। वह अपनी शिकायत संपादक को लिखती है कि वह अगले अंक में यह बात प्रकाशित करे कि भूलवश छायाकार के स्थान पर उसका नाम चला गया था। उत्तर नदारद है। दूसरी पत्रिका में इसी पर आधारित लेख का पारिश्रमिक मिलता है। 1 वर्ष बाद लगातार पत्र व्यवहार करने के बाद, पता नहीं क्यों, कॉलोनी में अक्सर देसाई सामने पड़ जाते हैं, जिन्होंने उसे एक्सचेंज से फोन पर बात करवाई थी। वह अपने मोटे फ्रेम के चश्मे से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते उसे अपनी कॉलोनी में आंख से घूरते हैं। उन्हें बरबस किसी के साथ गाड़ी में जाने की बात करना और उसका स्त्री होना याद आ जाता होगा। इन शब्दों को याद करके उसके चेहरे पर जो घृणास्पद विद्रूप उद्घाटित होता है, उसे हर बार अपमानित करता है, बेहद अपमानित करता है। वह कुड़ती है। इस प्रदेश को खोजने के चक्कर में उस जैसी घरेलू स्त्री कैसी कैसी इमेज पाली चली जा रही है। कभी कभी वह सोचती है कि देसाई को घर बुलाकर संग्रहालय संबंधी अपने लेख को दिखाए, अपनी सफाई दे, लेकिन बिना बात क्यों दे अपनी सफाई, उसे बेहद चिढ़ होती है। तो ये थी आदरणीय नीलम कुलश्रेष्ठ जी की कहानी साक्षात्कार, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से एक महिला पत्रकार को साक्षात्कार लेने में कितनी कठिनाइयां होती हैं, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक यथार्थ का चित्रण उन्होंने किया है और जल्द ही इस पर एक उपन्यास उनका आने वाला है, हवा जरा धीरे बहो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।